हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 8 कवि ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान और ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान, जिसे मैं आप सभी को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाऊँगी। और इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कविता कन्यादान के सार रूपी महत्व के बारे में बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूँ उसकी भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान का सार रूप दिया गया है। और यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैंने ऋतुराज जी के जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर ऋतुराज जी के जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता का सार रूप दिया गया है। तो चलिए कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता की व्याख्या को पढ़ने से पहले आप सभी को कन्यादान कविता के सार रूपी महत्व के बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आपके बुक में दिया गया है कि प्रस्तुत कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ और बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही हैं। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान बढ़ गए हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणित अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो ये थी आपकी बुक का कन्यादान कविता का सार रूपी महत्व। और यहाँ पर मैं आपको कन्यादान कविता के सार रूप के महत्व को और सरल तरीके से समझा देती हूँ। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा भी। तो जैसा कि आपको बता दूँ कि इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। और कवि का कहना है कि जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है, तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियाँ ही देखी है और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात कवि का यहाँ मानना है कि जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती, तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड दुलार से पाला जाता है, और जब उसकी शादी होती है तो उसकी माँ उसे सही और गलत के बारे में समझाने में लग जाती है। तो ये था कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता के सार रूप का महत्व, जो अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को कन्यादान कविता के सार रूपी महत्व अच्छा लगा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अब मैं
आप सभी को कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान कविता को व्याख्या के माध्यम से समझाते हुए पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और सुनिएगा भी। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता दी गई है। तो चलिए शुरू करती हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ प्रामाणिक का अर्थ होता है सच्चा या स्वाभाविक। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ऋतुराज जी कह रहे हैं कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, यानी कि जब शादी के लिए विदा करती है, शादी के बाद विदा करती है, तब उस समय एक माँ का दुख कितना स्वाभाविक होता है। जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही हो। यानी कि यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि एक माँ अपनी बेटी को बड़े जतन से या लाड दुलार से पाल पोस कर बड़ा करती है और अंत में वह उसे किसी अन्य को दान में दे देती है, और तब उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। यानी कि अपनी बेटी को किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है, अर्थात बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप दे रही है। और फिर आगे है, चलिए देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ सयानी का अर्थ होता है बड़ी, और आभास का अर्थ होता है एहसास, और बाँचना का मतलब बाँटना, लयबद्ध का मतलब होता है सुरताल। तो यहाँ फिर कवि ऋतुराज जी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, यानी कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं आई थी। वह अभी बहुत ही ज़्यादा भोली भाली और सीधी थी। उसे सुख का आभास या एहसास तो होता था, यानी कि उसे खुशियाँ मनानी तो आती थी, लेकिन उसे दुख का ज्ञात नहीं था। उसे दुख को बांटना नहीं आता था। और फिर यहाँ कवि कहते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि ऐसा लगता है मानो कविता तो उसने पढ़ ली थी, परंतु उसके भावों और उसकी व्यंजना को नहीं समझ सकी, उन अर्थों को गंभीर रूप से नहीं पहचानती है। अर्थात उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी, या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। और ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आगे दिया है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ रीझना का अर्थ मतलब होता है मन ही मन प्रसन्न होना, ठीक है। और यहाँ अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही हैं कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। और यहाँ सबसे पहले माँ अपनी बेटी से कहती हैं
उसे समझाती हैं कि कभी भी अपने चेहरे के ऊपर गर्व मत करना, कभी भी अपनी सुंदरता पर मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। और फिर माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। यानी कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। और उसके बाद फिर आगे कहती हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आभूषण मतलब गहना होता है, और शाब्दिक मतलब शब्दों का, भ्रमों मतलब धोखा। यानी कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण या गहनों के मोह में कभी मत पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। और फिर आगे है, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह अत्याचार को मत सहना, और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। और आगे कहती हैं कि तुम अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। और देखा जाए तो यहाँ इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना बचपना छोड़ दे। और इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि उसे हर संभव या कोशिश करनी होगी कि वह लोगों की बुरी नज़र से बचे। जैसा कि हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर दहेज प्रथा और ऐसे अन्य खतरे हमेशा बने ही रहते हैं। और ऐसे में कई माएँ अपनी बेटियों को ये नसीहत देती हैं कि वे इस अत्याचार को मत सहें और उसका जाकर विरोध करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी को कवि ऋतुराज जी के द्वारा रचित कविता कन्यादान, जिसे मैंने आप सभी लोगों को व्याख्या के माध्यम से समझा दी हूँ। और जैसा कि अब आगे देखती हूँ, आगे क्या है, आगे है, हाँ ये देखिए यहाँ स्क्रीन में मैंने इस कविता के यानी कि कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी यहाँ मैंने डाल दी हूँ, और आप चाहे तो इसे भी पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इस कविता के जितने भी कठिन शब्द थे उन सभी को यहाँ पर डाल दी हूँ, ये देखिए। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शब्द यानी शब्द अर्थ जो आप देख रहे हैं ये आपके बुक में भी नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे यहाँ देखकर भी पढ़ सकते हैं और अर्थ को समझ भी सकते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगली वीडियो में मैं आप सभी को इस लेसन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। थैंक यू।